सम्राटों का खेल का मैदान बनने से बहुत पहले इतालवी प्रायद्वीप उन कबीलों का भीड़-भाड़ वाला छात्रावास था जो किसी बात पर सहमत नहीं हो पाते, सिवाय इसके कि भूमध्य सागर की धूप बहुत ज्यादा तपती है। लैटिन, साबाइन, इट्रस्कन और यूनानी सब इस जमीन पर ऐसे ठूंसे हुए थे जैसे एक ही रसोई साझा करने वाले झगड़ालू किराएदार। हर समूह अपनी अलग रंगत लाया। लैटिन किसान थे जो भूखे न मरे, इसकी जद्दोजहद कर रहे थे। एट्रस्कन अपने मंदिर और अनुष्ठानों का दिखावा करते थे, क्योंकि मंगलवार को बकरी की बलि देने से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं लगता। और यूनानी इतना दर्शन और पौराणिक कथा लेकर आए कि पड़ोसी ऊब कर मर ही जाएं। उपजाऊ जमीन एक वरदान थी, मगर हर कबीला मानता था कि यह सिर्फ उसी की है। ऊपर से देखने पर यह किसी विश्व साम्राज्य की गड़बड़झाला रिहर्सल जैसा था। लोग निर्माण कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और बहस कर रहे थे, जबकि सूरज सबको बराबर से सेंक रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी शोरगुल वाले रूममेट ड्रामे से रोम जन्म लेगा, एक शहर जो आगे चलकर सबको जीतेगा, यहां तक कि मकान मालिकों को भी। लेकिन अभी तो इतालवी प्रायद्वीप बस एक शोरगुल वाला सांस्कृतिक बाजार था, हर मोड़ पर नया ड्रामा गढ़ता हुआ, बेखबर कि वह भविष्य के उस साम्राज्य की बुनियाद रख रहा है जो विजय, शराब और बेहद नाटकीय हत्याओं में विशेषज्ञ बनेगा। कबीलों की शोरगुल भरी भीड़ से एक ऐसी कथा निकली जिसने आधुनिक सीरियल्स को भी साधारण बना दिया। रोमुलस और रेमुस की कहानी। शिशु अवस्था में छोड़े गए इन जुड़वां भाइयों को टाइबर नदी में फेंक दिया गया, जो उस समय नदी और प्राचीन कचरा निपटान प्रणाली दोनों का काम करती थी। लेकिन किस्मत को विडंबना पसंद थी। उसने एक मादा भेड़िया भेज दी जिसने उन्हें दूध पिलाया, क्योंकि भविष्य का शहर संस्थापक बनने के लिए कुत्ते का दूध पीना ही तो सबसे उपयुक्त प्रशिक्षण है। बड़े होकर भाइयों ने साबित किया कि भाई भाई की लड़ाई रोम का पहला राष्ट्रीय खेल था। उन्होंने शहर बनाने पर सहमति जताई, लेकिन जगह, नाम और शायद बड़े कमरे पर झगड़ पड़े। बहस इतनी बढ़ी कि रोमुलस ने वही संघर्ष समाधान शैली अपनाकर, जिसे बाद के सम्राटों ने और निखारा, रेमुस की हत्या कर दी। और इसी तरह रोम का जन्म हुआ, न भाईचारे से न एकता से, बल्कि एक भाई के इस कथन से, ठीक है, अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो बिल्कुल नहीं रहोगे। कहानी का सबक। रोम में पारिवारिक झगड़े भी खूनी राजनीति की मिसाल थे। नया शहर टाइबर के किनारे बसावट मात्र नहीं था, यह एक चेतावनी पट्टिका था। प्रवेश अपने जोखिम पर भाई भाई की बहस साम्राज्य में बदल सकती है। रोमुलस ने जब भाई की हत्या करके शहर की नींव रखी, यानी जोनिंग विवाद निपटाने का एक बेहद रोमन तरीका, तो अगला असर आया एट्रस्कनों से। ये पड़ोसी अपने शानदार मेहराब, सीवेज सिस्टम और धार्मिक अनुष्ठानों की सनक लेकर टहलते हुए आए। इन्हें ऐसे किराएदार समझिए जो सिर्फ एक डिनर पार्टी देने के लिए पूरी बिल्डिंग को फिर से पेंट करवाने पर अड़े हों। उन्होंने शुरुआती रोमनों को सिखाया कि बारिश होते ही गिरने वाली दीवारों की जगह मजबूत दीवारें कैसे बनाएं और मच्छरों को रूममेट मानने के बजाय दलदल कैसे सुखाएं। उन्होंने ग्लैडिएटर खेल भी शुरू कराए, जो मूलतः अंत्येष्टि थी, जहां मृतक के दोस्त शालीनता से एक दूसरे का कत्ल कर दर्शकों का मनोरंजन करते थे। राजनीति भी बची नहीं। राजा, लिक्टर और फासिस, ये सब ऐसे प्रतीक थे जो असल में चिल्लाते थे, आज्ञा मानो, वरना किसी की अंत्येष्टि शो में ओपनिंग एक्ट बन जाओगे। रोमन हमेशा की तरह व्यावहारिक हर काम की चीज उठा ले गए और साथ ही शिकायत करते रहे कि एट्रस्कन ज्यादा दिखावटी हैं। इस तरह रोम ने वास्तुकला, राजनीति और खूनी खेलों का कॉकटेल आत्मसात किया, जिसने उसका भाग्य तय किया। जैसे एट्रस्कनों ने उन्हें साम्राज्य निर्माण का स्टार्टर पैक थमा दिया हो। पहला कदम नालियां बनाओ, दूसरा कदम नौकरशाही का आविष्कार करो, तीसरा कदम जनता को मुफ्त छुरा भोंक शो में व्यस्त रखो। अगर एट्रस्कनों ने रोम को नालियां और अंत्येष्टि वाली छुरा भोंक प्रतियोगिताएं दी, तो यूनानी लेकर आए कुछ और भी खतरनाक विचार। दक्षिणी इटली और सिसिली की कॉलोनियों से वे आए, अपने साथ वर्णमाला, मूर्तियां, रंगमंच और इतनी पौराणिक कथाएं कि पीढ़ियां यह समझने में उलझी रहीं कि ओलिम्पस पर्वत पर कौन किसके साथ सो रहा था। रोमनों के लिए यह वैसा ही था जैसे अचानक ऐसे बौद्धिक रूममेट मिल जाए जो हर डिनर पर होमर कोट करना न छोड़े। उन्होंने दर्शन शास्त्र दिया, जिसे रोमन समझने का नाटक करते रहे, जबकि मन ही मन सोचते थे, यह लड़ाई जीतने में कैसे काम आएगा।
कला और मूर्तिकला भी आईं, ज्यादातर नग्न पुरुषों की संगमरमर की मूर्तियां। एक अजीब चुनाव उस संस्कृति के लिए जो बाद में टोगा के पीछे पागल होने वाली थी। और हाँ, ग्रीक देवता भी आए, बस नाम बदलकर लैटिन कर दिए गए, जैसे कि जुपिटर और मार्स असल में ज्यूस और एरेस थे, नकली मूंछों के साथ। रोमनों ने बेहिचक नकल की, लेकिन व्यावहारिक अंदाज में। हाँ, यूनानियों ने नाटक का आविष्कार किया, पर क्या इसे राजनीतिक प्रचार में बदला जा सकता है? आखिरकार यूनानियों ने सिर्फ संस्कृति नहीं सौंपी, बल्कि हिंसा और महत्वाकांक्षा को सभ्यता के नाम की पैकेजिंग करने का टूलकिट दिया। रोम तेजी से सीख रहा था। जब आप अपने भाई को सिर्फ छुरा घोंपने तक सीमित क्यों रहें, जबकि आप उस कहानी को मिथक में बदलकर मंदिर की दीवार पर उकेर सकते हैं? टाइबर नदी के किनारे लैटिन की जिद, एट्रस्कनों की चमक धमक और यूनानी दर्शन का घोल खौलते खौलते कुछ ऐसा बनने लगा जिसे अनमिस्टेकेबली रोमन कहा जा सके। जो शुरुआत में झोपड़ियों और बकरियों वाला कीचड़ भरा गांव था, उसने किसी तरह खुद को यकीन दिला लिया कि उसका भाग्य दुनिया पर राज करना है। फटेहाल ट्यूनिक पहने, किसान सिंचाई पर बहस करते हुए वे यूनानी शब्द उद्धृत करते जिन्हें वे समझते भी नहीं थे। पुजारी एट्रस्कन अनुष्ठान उठाकर ऐसे पेश करते जैसे उन्होंने खुद इजाद किए हों, और हर कोई इस बात पर सहमत था कि किसी को छुरा घोंपना बहस खत्म करने का एकदम सही तरीका है। धीरे धीरे अराजकता से व्यवस्था निकल आई। सड़कें बनी, बाजार गूंजे और सीनेट की पहली फुसफुसाहट सुनाई दी। असल में ऐसे बूढ़ों की सभा जिन्हें खेती से ज्यादा झगड़ना पसंद था। रोमन सिर्फ प्रभावों को सोख नहीं रहे थे, वे उन्हें रीमिक्स कर एक नई पहचान बना रहे थे। व्यावहारिक, निर्मम, महत्वाकांक्षी रोम विरोधाभासों पर पलने वाला शहर बन रहा था। दिखता गरीब लेकिन सपने अमीरों वाले, दर्जनों देवताओं की पूजा करता लेकिन भरोसा सिर्फ तलवार पर, पड़ोसियों से उधार लेता लेकिन हमेशा कॉपीराइट अपना बताता। अब यह कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं रहा, यह इतिहास का जिद्दी बच्चा था जिसने पहले ही ऐसे नखरे करने शुरू कर दिए थे जो एक दिन साम्राज्य हिला देंगे। कई सदियों तक एट्रस्कन राजाओं की हुकूमत सहने के बाद रोमनों का सब्र आखिरकार टूट गया। 509 ईसा पूर्व में उन्होंने तय किया कि राजशाही को बेवजह ज्यादा तवज्जो दी जाती है, खासकर तब जब राजा का परिवार ताज पहने किसी रियलिटी शो के खलनायक जैसा बर्ताव करे। आखिरी चोट तब लगी जब शहजादे ने साबित कर दिया कि निरंकुश सत्ता का असली नतीजा निरंकुश कमीने ही होते हैं। गुस्से में रोमनों ने राजा को बाहर फेंक दिया, महल के दरवाजे पटक दिए और गर्व से घोषणा की, अब और राजा नहीं। एक परंपरा जिसे उन्होंने ईमानदारी से निभाया जब तक कि उन्होंने सम्राट नाम का नया पद न गढ़ लिया। लेकिन जो राजशाही की जगह आया वह बराबरी बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक मालिक की जगह झगड़ालू मालिकों की कमेटी मिल गई। गणराज्य का जन्म गड़बड़, शोरगुल वाला और शानदार ढंग से रोमन था। दरांती लिए किसान और टोगा पहने सीनेटर सब आजादी का नारा लगा रहे थे, जबकि मन ही मन ज्यादा जमीन हथियाने का सपना देख रहे थे। इस तरह रोम लड़खड़ाता हुआ एक नए राजनीतिक प्रयोग में घुसा जो दिखावे में जनता के लिए था, पर आमतौर पर जनता के लिए बस ज्यादा करों के साथ खत्म होता। फिर भी गणराज्य दुनिया के लिए एक साहसिक बयान था। एक ऐसा शहर जो दावा करता था कि उसे राजा से नफरत है, लेकिन भीतर से इंतजार नहीं कर सकता था कि फिर से किसी को ताज पहनाए, बस इस बार पद का नाम अलग हो। राजाओं को बाहर निकालने के बाद रोमनों को एक नया सिस्टम गढ़ना पड़ा जो तानाशाही कम और संगठित झगड़े ज्यादा लगे। तब आई गणराज्य की शान, कौंसल, हर साल चुने जाने वाले 2 आदमी जिन्हें सत्ता बांटनी थी। विचार तो था तानाशाही रोकने का, लेकिन हकीकत में यह ऐसा था मानो 2 ड्राइवरों को एक ही स्टीयरिंग व्हील दे दिया जाए और उम्मीद रखी जाए कि गाड़ी न उलटे। इनके ऊपर मंडराता था सीनेट, चिड़चिड़े बुजुर्ग रईसों का क्लब, जो सलाह देने का दावा करते लेकिन असल में युद्ध से लेकर शराब की कीमत तक हर चीज पर बहस ही करते थे। उधर आम नागरिकों, प्लीब्स को सभाएं दी गईं जो सुनने में लोकतंत्र जैसा लगता था, लेकिन उनकी वोटिंग अक्सर बस प्रतीकात्मक ही रहती, जैसे कोई सुझाव बॉक्स जिसे कोई कभी खोलता ही नहीं। इस राजनीतिक पहेली का हर टुकड़ा इतना बड़ा छेद लिए था कि उसमें से एक फौज निकल जाए, लेकिन रोमनों ने इसे गर्व का बैज बनाकर पहना। वे इसे स्वतंत्रता कहते थे।
हालांकि ज्यादातर मतलब यह था कि अमीरों को अमीर बने रहने की आजादी। फिर भी राजशाही से बेहतर लगा। अब भ्रष्टाचार के पास कागजात थे, रिश्वत के पास आधिकारिक पदनाम और महत्वाकांक्षा के पास टोगा। रोम ने ताज की जगह समितियां और अव्यवस्था की जगह व्यवस्था जैसी दिखने वाली चीज ले ली। बेशक रोम का नया गणराज्य सिर्फ शराब और ग्लैडिएटर खेलों तक सीमित नहीं था। इसमें पहले से ही एक अंतर्निहित वर्ग युद्ध शामिल था, पैट्रिशियन बनाम प्लेबियन। पैट्रिशियन वे घमंडी कुलीन थे जो दावा करते थे कि वे शहर के संस्थापकों के वंशज हैं, जैसे किसी पूर्वज के किसी को छुरा घोंप देने से शासन करने की योग्यता मिल जाती हो। प्लेबियन साधारण नागरिक थे, किसान, कारीगर और पैदल सैनिक, जो गणराज्य का बोझ ढोते थे, लेकिन किसी नाटक के पृष्ठभूमि के एक्स्ट्रा कलाकार जैसे समझे जाते थे। स्वाभाविक ही वे इस व्यवस्था से थक गए और अधिकार मांगने लगे। उनके विरोध ने जन्म दिया 12 पट्टिकाओं के मशहूर कानूनों को, रोम के पहले लिखित कानून, जिन्हें कांस्य की पट्टिकाओं पर उकेरा गया और फोरम में प्रदर्शित किया गया। अंततः प्लेबियन ने सोचा कुछ न्याय मिला, लेकिन व्यवहार में यह कानून किसी धोखाधड़ी वाले कॉन्ट्रैक्ट के छोटे अक्षरों जैसे थे। हाँ, कर्ज चुकाना जरूरी है, लेकिन लेनदार आपको फैशन एक्सेसरी की तरह जंजीरों में बांध सकता है। फिर भी कानून का लिखा जाना प्रगति थी, मतलब पैट्रिशियन अब मौके पर नए नियम नहीं बना सकते थे। वर्ग संघर्ष खत्म नहीं हुआ, लेकिन यह रोम की गर्वित परंपरा बन गया। चिल्लाना, मार्च करना और कभी-कभी शहर छोड़ने की धमकी देना, जब तक अमीर लोग बस इतना झुक न जाएं कि गणराज्य चलता रहे। वर्ग संघर्ष ने रोमन लोगों को व्यस्त रखा, लेकिन लोगों को एक करने का सबसे आसान तरीका था नई जमीन लूटने का वादा। अब आती है सामनाइट युद्ध, इतनी लंबी और गड़बड़त्रयी कि भविष्य के इतिहासकार सोचते रह गए, रोम सच में लड़ रहा था या साम्राज्य का ड्रेस रिहर्सल कर रहा था। सामनाइट पहाड़ी के सख्त लोग रोमन टोगा फैशन और उनकी न खत्म होने वाली भाषणबाजी से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। उन्हें तो चट्टानी दर्रों में घात लगाना पसंद था और याद दिलाना कि हर इतालवी रोमन फैन क्लब का सदस्य नहीं बनना चाहता। रोम का जवाब हमेशा की तरह नाजुक, सैनिकों की लहरें इतनी कि पहाड़ सैंडलों की कालीन बन गए। काउडाइन फोर्क्स जैसी लड़ाइयां कुख्यात हो गईं, जब पूरी रोमन सेना को जुए के नीचे से झुककर आत्मसमर्पण करना पड़ा। स्पष्ट है, इसे राष्ट्रीय छुट्टियों की सूची में शामिल नहीं किया गया। फिर भी हार ने केवल उनके जिद्दीपन को बढ़ाया। हर झटका मतलब नया भर्ती अभियान और टैक्स और महिमा पर एक और भाषण। अंत में सामनाइट कुचल दिए गए और रोम पूरे इटली में फैल गया। संदेश साफ था, घर में चाहे झगड़ो, पर विजय की बात आते ही सभी पार्टियां पड़ोसियों को छुरा घोंपने पर सहमत हो जाती हैं। अपने इतालवी पड़ोसियों के साथ अपमान और जीत का स्वाद चखने के बाद रोमनों को एहसास हुआ कि नंगी ताकत अच्छी है, लेकिन नंगी ताकत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो तो और भी मजेदार। इसी से पैदा हुआ उनका संधि तंत्र, एक चतुर धोखा जिसे कूटनीति का नाम दिया गया। रोम ने आसपास के शहरों को ऑफर दिया, हमसे जुड़ो, आधा नागरिक बनो और हमारे युद्धों में मरने का सौभाग्य भी पाओ। किसी कारण से कई लोगों ने हां कर दी। इस मशीन को चलाते रखने के लिए उन्होंने ऐसी सीधी सड़कें बनाई कि पहाड़ भी मुड़ने से डर गए। इन सड़कों से सिर्फ सेनाएं नहीं चलीं, बल्कि टैक्स, सामान और कभी कभार फोरम में प्रदर्शन करने वाली भीड़ भी। रोमन सेना तो एक तेल लगी मीट ग्राइंडर बन गई। अनुशासित पंक्तियां, चमचमाती कवच और ऐसा प्रशिक्षण जिसमें पैरों से खून निकलने तक मार्च करना देशभक्ति कहलाता। सिपाहियों को इनाम में जमीन का वादा मिलता, जो अक्सर ऐसी दलदल होती जिसे कोई और नहीं चाहता। फिर भी यह काम कर गया। रोम अब टाइबर के किनारे की एक शोरगुल वाली बस्ती नहीं रहा, वह इटली का बॉस बन चुका था। संधियों में फंसे सहयोगी, कुचले गए दुश्मन और ऐसी सेना जो विदेशों में रोमन झगड़े एक्सपोर्ट करने को तैयार थी। गणराज्य का फॉर्मूला साफ था, बारीक अक्षरों वाली कूटनीति, आक्रमण हाईवे के रूप में दोगुनी सड़कें और सिपाही इतने थके कि शिकायत भी न कर सकें। जैसे ही रोमनों ने सोचा कि अब इटली उनके काबू में है, पानी के उस पार से नई मुसीबत आ गई, कार्थेज। अगर रोम एक जिद्दी किशोर था जो जीतना सीख रहा था, तो कार्थेज वो अमीर पड़ोसी बच्चा था जिसके पास बेहतर घर, ज्यादा पैसा और असली नौसेना थी। चिंगारी
सिसिली, जो स्वर्ग कम और भूमध्य सागर के बीच बिछी एक विशाल शतरंज की बिसात ज्यादा थी। दोनों ताकतों को चाहिए था, क्योंकि सिसिली पर काबू मतलब व्यापार, अनाज और पारिवारिक डिनर पर शेखी बघारने का हक। रोम ने कार्थेज को घमंडी व्यापारी समझा जो सिक्के गिनते रहते थे। कार्थेज ने रोम को सैंडल पहने किसान माना जो नाविक बनने का नाटक कर रहे थे। तनाव गंदी नजरों से खुले युद्ध तक बढ़ा, क्योंकि जाहिर है दो महाशक्तियां एक द्वीप को साझा नहीं कर सकती थीं बिना बच्चों की तरह खिलौना छीनने वाली हरकत की। रोमनों ने पहले कभी असली बेड़ा नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी बेधड़क ऐलान कर दिया, सिसिली हमारी है। कार्थेज अपनी नौसेना पर भरोसे में इसे आसान जीत समझ बैठा। लेकिन इसके बाद आया पहला प्यूनिक युद्ध, दशकों लंबा थप्पड़ कॉमेडी वाला झगड़ा, जिसने रोम को नौसैनिक शक्ति और कार्थेज को उसका पसंदीदा प्रतिद्वंदी बना दिया। भूमध्य सागर अब समुद्र कम और नावों वाला बॉक्सिंग रिंग ज्यादा बन गया। पहले प्यूनिक युद्ध में रोम के सामने एक छोटी दिक्कत थी। समुद्र कार्थेज के पास था और रोम के नाविक सोचते थे कि पोर्ट बस वाइन की एक किस्म है। हल नौसेना को खरोंच से बनाओ और दिखाओ जैसे हमेशा से थी। उन्होंने एक पकड़ी गई कार्थेजियन जहाज को ऐसे कॉपी किया जैसे छात्र होमवर्क फोटोस्टेट करता है। फिर उस पर कॉर्वस जोड़ दिया, एक प्यारा सा बोर्डिंग ब्रिज जिसने समुद्री लड़ाइयों को तैरती हुई दारू की दुकान की मारपीट में बदल दिया। कार्थेज के कप्तानों ने शालीन चालों की उम्मीद की थी। इसके बजाय रोमन मरीन उनके डेक पर ऐसे टूट पड़े जैसे बिना बुलाए मेहमान जो भाला लेकर आ गए हों। नजारा सुहावना नहीं था। तूफानों ने जहाज डुबो दिए, खजाना खाली हो गया और कौंसल ने सीखा कि लहरों को चुनावी चक्रों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन रोमनों के पास दो सुपर पावर थे, जिद और उससे भी बड़ी जिद। हर हार के बाद और जहाज बने और टैक्स वसूला गया और सम्मान पर भाषण उल्टी की आवाज पर चिल्लाकर दिया गया। धीरे धीरे सिसिली कार्थेज के हाथ से फिसली और लगातार हार के बाद उन्हें शांति मांगनी पड़ी। रोम को मिला पहला विदेशी प्रांत और नई पहचान। अब वे सिर्फ भाला चलाने वाले किसान नहीं, बल्कि दुश्मन जहाजों पर चढ़ने वाले नाविक भी थे। भूमध्य सागर ने हैरानी से पलक झपकाई। सैंडल पहनने वाली भीड़ कब नौसेना बन गई? जवाब, जिस दिन उन्हें समझ आया कि अगर अपनी नावें साथ लाओ तो द्वीप कब्जाना और तेज हो जाता है। अगर पहले प्यूनिक युद्ध ने रोम को गलती से नौसेना बना दिया, तो दूसरे प्यूनिक युद्ध ने उन्हें सबसे डरावना सपना दिया, हनिबल। इस कार्थेजियन जनरल ने नक्शा देखा, आल्प्स को घूरा और सोचा, क्यों ना सेना और कुछ हाथियों को इन बर्फीले मौत के जालों के ऊपर से ले चलें। उसके अफसरों को लगा होगा कि वह मजाक कर रहा है, जब तक कि वे खुद को खाई पर जमते हुए और हाथी की छींक खाते हुए नहीं पाए। यह यात्रा दंतकथा बन गई। हिमस्खलन, ठंड से जमी उंगलियां, भूखे सिपाही और बर्फ पर फिसलते हाथी जैसे कोई विशाल सर्कस शो। समुद्र तट पर आराम से पहरा दे रहे रोमनों ने अचानक सुना, सरप्राइज, तुम्हारे पिछवाड़े में दुश्मन हाथियों समेत आ गया। अफरा तफरी मच गई। किसानों ने हल गिरा दिए, सीनेटरों ने शराब के प्याले, और सबको समझ आया कि कार्थेज को कम आंकना बड़ी भूल थी। हनिबल की दुस्साहसिकता केवल सैन्य प्रतिभा नहीं थी, वह नाटकीय अराजकता थी। उसने सिर्फ आक्रमण नहीं किया, उसने प्रकृति को ही हथियार बना दिया, साबित करते हुए कि रोम को डराने का सबसे पक्का तरीका है इतना पागलपन करना कि असंभव लगे। आल्प्स तर्क से नहीं बल्कि जिद्दी पागलपन से जीते गए, और अब रोम एक ऐसे दुश्मन से जूझ रहा था जो पहाड़ पार करके दर्द को स्टाइल के साथ डिलीवर करने आया था। अगर आल्प्स पर हाथी चढ़ाना हनिबल का ओपनिंग एक्ट था, तो कैन्ने की लड़ाई उसका मेन शो थी, विध्वंस की एक उत्कृष्ट कृति जिसे रोमनों ने राष्ट्रीय सदमे की तरह याद किया। रोम ने इस कार्थेजियन सिरदर्द को कुचलने की ठानकर इतनी बड़ी सेना भेजी कि वह सेना से ज्यादा झांकी लग रही थी। हनिबल ने शांत भाव से अपनी सेना को अर्धचंद्राकार में सजाया और रोमनों को सीधे जाल में घुसने दिया। आगे जो हुआ वह लड़ाई कम और मिक्सर मशीन ज्यादा था। रोमन सेना इतनी भीड़ में फंस गई कि तलवार भी नहीं घुमा सकी, और कार्थेज की घुड़सवार सेना ने मजे से सारे निकास बंद कर दिए। सूरज ढलते ही मैदान ऑल यू कैन स्टैब बूफे बन गया। मुख्य पकवान रोमन। दसियों हजार मारे गए, और जो बचे उन्होंने शायद सोचा कि काश मर ही जाते। रोम में सीनेटरों ने बाल नोचे, नागरिकों में हड़कंप मचा,
और सब ने माना। ये दो कौंसिल को सत्ता बांटने जितनी ही बेवकूफी भरी योजना थी। फिर भी रोम ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने जमीन खोदी और सेना जुटाई और दांत पीसते हुए बुदबुदाए, हम अभी खत्म नहीं हुए। कैन ने भले ही आपदा थी, लेकिन रोमनों के लिए यह एक टेढ़ी मेढ़ी शान बन गई। सबूत की शानदार ढंग से कत्लेआम होने पर भी वे हार मानने से इनकार करते हैं। कन्ने में रोम को रौंदा गया, पीटा गया और मिक्सर में चला दिया गया, लेकिन वो जिद्दी तिलछट्टे की तरह मरने से इनकार कर बैठा। अब एंट्री होती है स्किपियो अफ्रीकानस की, इतना आत्मविश्वासी युवा जनरल कि सीनेटरों की पेशानी पर पसीना आ गया। इटली में हनीबल के पीछे भागने के बजाय उसने स्क्रिप्ट पलट दी। नौसेना लेकर सीधे उत्तरी अफ्रीका पहुंचो और कार्थेज के घर के दरवाजे पर दस्तक दो। कार्थेज वासी अपनी आलीशान नगरी रौंदे जाने की कल्पना से घबराकर हनीबल से घर लौटने की भीख मांगने लगे, तो महान जनरल अपनी इटालियन छुट्टी खत्म कर लौटा। हाथी कम थे, पर डर अब भी भरपूर। झामा में दोनों दिग्गज आमने सामने टकराए। हनीबल ने हाथियों को उतारा, लेकिन रोमन तुर ही इतनी जोर से गूंजी कि वे दैत्य पिल्लों की तरह भाग गए जिन्हें पटाखों से डर लगा हो। और इस बार रोमन घुड़सवार सेना वक़्त पर पहुंची और कार्थेज की सेना को किनारों से घेरकर खत्म कर दिया। हनीबल शांत रहा, लेकिन घिरा हुआ था और हार मान ली। कार्थेज को आत्मसमर्पण करना पड़ा, अपना बेड़ा सौंपना पड़ा और वादा करना पड़ा कि दोबारा गड़बड़ नहीं करेगा, यानी जिंदगी भर के लिए ग्राउंडेड। रोम ने ऐसे जश्न मनाया जैसे उसने अभी अभी दुनिया पर राज नाम का नया शौक खोज लिया हो। प्यूनिक युद्ध अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन झामा ने एक बात साफ कर दी, रोम अब सिर्फ जिद्दी नहीं बल्कि अजेय बन चुका था। कार्थेज को हराने और आधे भूमध्य सागर को तंग करने के बाद रोम ने एक नया दुश्मन खोज लिया, अपनी ही अर्थव्यवस्था। अमीर सीनेटर किसानों से जमीन इतनी तेजी से खरीद रहे थे कि ओलिगार्की कहने से पहले ही गरीबों के पास सिर्फ कर्ज और धूप से झुलसी खाल बचती। इन जागीरों को लैटिफुंडिया कहा जाता था, दरअसल प्राचीन मेगा फार्म जो गुलामों पर चलते थे। उखड़े हुए नागरिक रोम में आकर बेरोजगारी के बीच सड़कों पर भटकते रहे। नतीजा, गुस्सैल बेरोजगार भीड़ जिसके पास बहुत सारा खाली समय था, ठीक उन राजनेताओं के लिए जो रोटियां और झूठे वादे बांटना पसंद करते थे। वहीं अभिजात वर्ग चोरी की जमीन पर बैठकर सेल्फ मेड होने का ढोंग करते थे। गणराज्य ऐसा स्थान बन गया जहां अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब, और सब और चिड़चिड़े। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, यह आने वाले हर दंगे, सुधार और हत्या की नींव था। रोम ने सिसिली और स्पेन जीत लिए थे, मगर अपनी वर्गीय खाई नहीं। विडंबना बेहद स्वादिष्ट थी। गणराज्य हाथियों वाले हनीबल को हरा सकता था, मगर अंगूर के बागों वाले जमींदारों से हार गया। और इस तरह मंच तैयार था अराजकता के लिए, क्योंकि जब नागरिक अपनी जमीन खोते हैं तो वे सिर्फ शिकायत नहीं करते, वे अपने चाकू तेज करते हैं। रोम के जमीन संकट की अफरा तफरी से दो भाई निकले जिन्होंने भोलेपन से सोचा कि न्याय शायद लोकप्रिय हो सकता है, टिबेरियस और गायस ग्रैकस। उन्होंने जमीन सुधार का प्रस्ताव रखा, मोटे ताजे सीनेटरों से जमीन लेकर बेघर नागरिकों को लौटाई जाए। क्रांतिकारी लगता है ना? मगर रोम में गरीबों की मदद करना का मतलब था आत्मघाती शौक। पहले टिबेरियस आया, सुधार विधेयक लेकर सीनेट में ऐसे दाखिल हुआ जैसे मंच पर रॉकस्टार। जनता ने जयकार की, लेकिन सीनेटरों को अपनी जायदाद प्यारी थी, तो उन्होंने पुराना तरीका अपनाया, डंडे। टिबेरियस को सार्वजनिक रूप से पीट पीट कर मार डाला गया और राजनीतिक बैठक सड़क की लड़ाई बन गई। 10 साल बाद गैस ने और जोश और भी साहसी सुधारों के साथ वही कोशिश की। नतीजा अनुमानित था, एक और खून खराबा। पुल पर घिरकर उसने सीनेटरों की मेहमान नवाजी के बजाय आत्महत्या चुन ली। ग्रैकस भाइयों ने शहादत पाई और प्रतीक बन गए कि रोम सुधारों से कैसे निपटता है, बहस या समझौते से नहीं, बल्कि नुकीली लाठियों और भीड़ के हिंसा से। उनकी त्रासदी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, यह अंधकारमय ट्रेलर था कि गणराज्य की राजनीति जल्द ही ग्लैडिएटर खेलों में बदल जाएगी, बस शेरों के बिना। क्या ग्रैकस भाइयों के बाद रोम का राजनीतिक सर्कस शांत हुआ? बिल्कुल नहीं, वह तो बस सैन्य शो में अपग्रेड हो गया। एंट्री होती है गायस मारियुस की, जिसने रोम के गरीबों को देखा और सोचा, क्यों न बेरोजगारी को सेना में बदल दें। उसके सुधार ने जमीन विहीन नागरिकों को भर्ती की अनुमति दी, उन्हें चमचमाते हथियार
और लूट की उम्मीद थमा दी। अचानक सेना की वफादारी अब सीनेट की नहीं रही, बल्कि उस जनरल की हो गई जो सबसे बड़ा माल वादा करे। मारियुस एक पॉपुलिस्ट हीरो की तरह अकड़ते हुए जीत हासिल करता गया और प्रशंसक बटोरता गया, जब तक कि उसका शिष्य सुल्ला ने तानाशाह बनने का खेल नहीं शुरू किया। सुल्ला, जिसके चेहरे पर हमेशा तुझे गिराने की साजिश रच रहा हूं जैसी शक्ल रहती थी, अपनी ही सरकार के खिलाफ सेना लेकर रोम में घुस गया, क्योंकि कानून तो बस एक विकल्प था। उसने खुद को तानाशाह घोषित किया, दुश्मनों को झुंड में मार डाला और हत्या की सूचियां ऐसे चिपकाईं जैसे होटल का मेन्यू। सीनेटर कांपने लगे, सहयोगी गायब हो गए और फोरम में सचमुच सिर लुढ़कते रहे। जो गणराज्य कभी बहस और भाषण का स्थान था, वह अब बन गया खेल। आज सबसे डरावना जनरल कौन? मारियुस और सुल्ला ने ऐसा स्तर तय कर दिया कि हीरो और तानाशाह के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई कि रोम खुद भी नहीं जान पाया कि वह साम्राज्य बना रहा है या हॉरर शो की रिहर्सल कर रहा है। जब रोम को लगा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या नेता एक दूसरे को छुरा घोंप रहे हैं, तभी गुलामों ने सोचा कि क्रांतिकारी सिरदर्द का रोल भी उनका होना चाहिए। एंट्री होती है स्पार्टकस की, एक ग्लैडिएटर जिसे मानव पिनाटा बनने से ऊब हो गई थी। उसने अपने साथियों के साथ प्रशिक्षण स्कूल से चुराए गए रसोई के चाकुओं से विद्रोह किया और देखते ही देखते इटली का देहात भागे हुए गुलामों की सेना से भर गया। स्पार्टाकस सिर्फ तलवार नहीं घुमा रहा था, वह रोम को सदी का सबसे बड़ा अपमान पैकेज सौंप रहा था। गुलाम किसान और चरवाहे भी उससे जुड़ गए और विद्रोह एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। उन्होंने एक के बाद एक लड़ाइयां जीती, रोमन सेनाओं को ऐसे दिखाया मानो जोकरों ने उन्हें ट्रेनिंग दी हो। सीनेटर घबरा गए। आखिर अपने नौकर का यह समझ लेना कि मैं तुम्हें मार सकता हूं और चांदी के बर्तन ले सकता हूं से डरावना क्या हो सकता है। आखिरकार रोम ने क्रैसस को भेजा, जो जिंदा सबसे अमीर आदमी था और जिसने अनुशासन को वैसे खरीदा जैसे लोग शराब खरीदते हैं। उसने अपियन वे पर हजारों को क्रूज पर चढ़ा दिया, एक विशुद्ध रोमन चेतावनी देते हुए, ये घर पर ट्राई मत करना। स्पार्टकस युद्ध में गिर गया, लेकिन उसकी कथा जीवित रही। इसका सबूत कि टोगा और संगमरमर की धरती पर भी अंडरडॉग मालिकों को ठंडा पसीना छुड़ा सकते हैं। स्पार्टाकस के विद्रोह को अपियन वे पर लगी हजारों क्रूसों से दबा देने के बाद रोम ने सोचा कि अब चैन की सांस मिलेगी, मगर इसके बजाय उसे मिला नया कॉमेडी शो, पहला ट्रायम्विराट। जरा सोचिए, 3 महत्वाकांक्षी आदमी एक ही सिंहासन आकार की कुर्सी साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रैसस, अरबपति बैंकर जो अपने अहंकार को सोने की ईंटों से तौलता था। पोम्पेई, युद्ध नायक जिसे लगता था कि रोम उसका फैन क्लब है। और जूलियस सीजर, वह चालाक उभरता सितारा जिसकी करिश्मा इतनी धारदार थी कि संगमरमर को भी काट दे। उन्होंने तय किया कि गणराज्य को साझी कंपनी की तरह चलाएंगे, रोम इंक। ऊपर से यह टीम वर्क जैसा दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे यह 3 अहंकारों की लगातार कुश्ती थी। वे समारोहों में मुस्कुराते, भोज में जाम टकराते और एकता के वादे करते। असलियत, हर कोई सोच रहा था कि बाकियों से ज्यादा दिन कैसे जिए। क्रैसस को महिमा चाहिए थी, पोम्पेई को नियंत्रण और सीजर को खैर सब कुछ। उनका गठबंधन भरोसे पर नहीं बल्कि अस्थायी सुविधा पर टिका था। राजनीतिक रूप से यह 3 बिल्लियों का एक कटोरी दूध साझा करने का समझौता था। रोम ने तालियां बजाईं, लेकिन भीतर ही भीतर सब जानते थे, जल्दी या देर से कोई ना कोई मेज पलट देगा और पूरा भोज हथिया लेगा। और यही बनने वाला था रोम के अगले बड़े गृहयुद्ध का बारूद। रोम हमेशा विस्तार का दीवाना था, लेकिन जब सीजर गॉल में घुसा तो यह जमीन और शोहरत का बिंज ईटिंग कॉन्टेस्ट बन गया। गांव निगल लिए, जनजातियां रौंद दी गईं, नदियां ऐसे पार की जैसे बारिश के बाद छोटे गड्ढे। सीजर सिर्फ लड़ाई नहीं करता था, वह पूरा तमाशा सजाता था। उसके सिपाही उसे इसलिए मानते थे क्योंकि वह उनके साथ भूख, कीचड़ और कभी कभार मौत से बाल बाल बचने का अनुभव साझा करता था। जबकि रोम की सीनेट को उसकी जीतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ दुश्मनों की बढ़ती लिस्ट में। गॉल एक अराजकता का खेल का मैदान बन गया। एक हफ्ते शांति वार्ता, अगले हफ्ते उसी शांति संधि और उसे साइन करने वाले गांव को आग के हवाले। और हर जीत के साथ सीजर के रोम भेजे गए पत्र ऐसे लगते जैसे उसने खुद को फैन में लिखा हो। प्रिय रोम, आज मैंने फिर जीत हासिल की।
स्वागत है। गॉल के लोगों के लिए यह एक डरावना सपना था, लेकिन सीजर के लिए यह रिज्यूमे अपग्रेड था। उसने कत्लेआम को मार्केटिंग कैंपेन में बदल दिया और जल्द ही उसका नाम सेना के युद्ध ड्रम से भी ज्यादा गूंजने लगा। जो एक सरहदी युद्ध के रूप में शुरू हुआ था, वो एक ब्रांड लॉन्च में खत्म हुआ। जूलियस सीजर टीएम, गॉल का विजेता और जल्द ही रोम का भी। गॉल की जीतों से ताजा तरीन होकर सीजर रोम की राजनीति में ऐसे लौटा जैसे कोई रॉक स्टार जो मंच छोड़ने से इनकार कर दे। लेकिन शोहरत की एक कीमत थी। पोम्पेई, कभी उसका साथी, अब जलन से भरा एक्स बेस्ट फ्रेंड। उनकी ब्रोमेंस रोम की धूप में सस्ते शराब से भी तेज खट्टा हो गई। सीनेट ने जाहिर है पोम्पेई का साथ दिया, क्योंकि स्वतंत्रता के रक्षक बनने का सबसे अच्छा तरीका है एक आदमी की तलवार के पीछे छुपना। पोम्पेई ने गणराज्य का मसीहा बनने का ढोंग किया, पर असल में वह अपनी ही नौकरी बचा रहा था। उधर सीजर ने चिढ़ाने वाली चिट्ठियां भेजी, समझौते जो असल में हल्के से ढके हुए धमकी पत्र थे। रोम चुगली का अखाड़ा बन गया। सीनेटर फुसफुसा रहे थे कि गृहयुद्ध आने वाला है, लेकिन ऐसे दिखा रहे थे मानो उनकी संगमरमर की हवेलियों पर कोई तूफान मंडरा ही नहीं रहा। सीजर और पोम्पेई की दुश्मनी महज राजनीति नहीं थी, यह पर्सनल थिएटर था। धोखे, आहत अहंकार और ऐसे दर्शकों के साथ जो डर के मारे हूटिंग तक नहीं कर सकते थे। सीनेट सोच रहा था कि वह पोम्पेई को कंट्रोल कर सकता है। पोम्पेई सोच रहा था कि वह सीजर से चमकदार होगा, और सीजर सोच रहा था, परफेक्ट, इन्हें मुझे कम आंकने दो। आखिरकार गणराज्य सरकार कम और एक बिगड़ा हुआ सोप ओपेरा ज्यादा था, पीछे पर्दे में खंजर तैयार रखे हुए। आखिरकार टकराव आ पहुंचा एक छोटे मासूम नाम वाले नदी किनारे, रूबिकॉन। यह कोई भव्य सीमा नहीं थी, बल्कि 2 कदम में पार होने वाली कीचड़ भरी धारा थी। लेकिन किस्मत का पूरा बोझ उसी पर था। कानून कहता था कि सीजर अपनी सेना यहां से आगे नहीं ले जा सकता। अहंकार कहता था, बिल्कुल ले जाएगा। किनारे खड़े होकर सीजर ने वैसा नाटकीय ठहराव लिया जैसा एक्टर्स ने मोनोलॉग खोजने के बाद से नहीं किया। फिर बुदबुदाया, पासा फेंका जा चुका है। असली मतलब, ओह, मैंने अभी अभी गृहयुद्ध छेड़ दिया। उसके सिपाही, जो सालों की लड़ाइयों से थककर बस झपकी लेना चाहते थे, अब इतिहास के सबसे बड़े मुकदमे में फंस गए। सीजर बनाम गणराज्य। उधर रोम ऐसे घबरा गया जैसे किसी हाउस पार्टी में होस्ट को पता चले कि पुलिस दरवाजे पर है। पोम्पेई और सीनेट ने फटाफट सामान समेटा, साबित करते हुए कि परंपरा के रक्षक असल में सबसे तेज भागते हैं। सीजर ने सिर्फ नदी पार नहीं की, उसने कानूनी मुश्किल और दंत कथा जैसी बदनामी के बीच की रेखा भी पार कर दी। चेहरे पर वह मुस्कान लिए जो बता रही थी कि इतिहास की किताबें उसे इस कीचड़ भरे पल से कहीं ज्यादा कूल बना देंगी। रोम का गृहयुद्ध आदर्शों से कम और इस बात से ज्यादा था कि कौन सिंहासन तक सबसे तेज दौड़ सकता है। पोम्पेई ऐसे भागा जैसे अपनी ही अंतिम यात्रा में देर कर रहा हो, और सीजर महाद्वीपों पर उसका पीछा करता रहा, मानो कोई ज्यादा उत्साही कर्ज वसूलने वाला हो। लड़ाइयां हुई, शहर कांपे, और सीनेटर वफादारी ऐसे बदलते रहे जैसे जुए के खिलाड़ी मेज बदलते हैं। फॉर्सलस में सीजर की सेना ने पोम्पेई को कुचल दिया, एक बार फिर साबित करते हुए कि अनुभव और थोड़ी किस्मत सीनेट के भाषणों से कहीं भारी पड़ते हैं। पोम्पेई बच निकला, लेकिन मिस्र में उसे दुनिया की सबसे खराब वेलकम पार्टी मिली। सामान खोलने से पहले ही उसे छुरा घोंप दिया गया। सीजर पहुंचा और चौंकने का नाटक किया, लेकिन सच कहें तो कम प्रतिद्वंद्वी का मतलब कम सिरदर्द ही था। जब तक वह रोम लौटा, गणराज्य एक ऐसा मंच बन चुका था जिस पर अब कोई कलाकार नहीं था, केवल सीजर रोशनी के केंद्र में खड़ा था। सीनेट महज ताली बजाने वाले एक्स्ट्रा बन चुका था, जिसने उसे आजीवन तानाशाह का पद सौंप दिया। कुछ लोगों को यह नियत ही पूरी होने जैसा लगा, दूसरों को यह गणराज्य का आत्महत्या पत्र। सीजर ने हमेशा की तरह ठाठ से स्वीकार किया, चेहरे पर वह मुस्कान लिए जैसे जानता हो कि दर्शक उस आदमी को पसंद करते हैं जो एक ही नाटक में हीरो और विलेन दोनों निभा ले। 15 मार्च यानी आइड्स ऑफ मार्च सीजर की व्यस्त डायरी में बस एक और दिन जैसा लग रहा था। मीटिंग, भाषण और शायद थोड़ा घमंड। लेकिन यह बदल गया इतिहास की सबसे खूनी सरप्राइज पार्टी में। सीनेट पोम्पेई के थिएटर में जुटा, और विडंबना यह कि सीजर का पुराना दुश्मन ही उसके अंतिम अंक का मंच बन गया। जो सीनेटर कभी उसके आगे झुकते थे,
अब ऐसे घूम रहे थे मानो कोई त्रासदी का रिहर्सल कर रहे हों। ब्रूट्स, कैसियस और उनके साथी शब्दों की बजाय खंजर लेकर आए, फिर साबित कर दिया कि रोमन राजनीति बहस से नहीं बल्कि कितनी बार छुरा घोंपा गया इससे तय होती है। सीजर को 20 से ज्यादा घाव मिले, यानी बहुत ही विस्तार से लिखा इस्तीफा पत्र। उसका ब्रूट्स की ओर अंतिम नजारा, आधा विश्वासघात, आधा सच में तुम भी, ड्रामा को अमर कर गया। निरंकुशता से डरती रोम अचानक बिना नेता के अराजकता में घूरने लगी। सीजर की मौत गणराज्य को बचाने के लिए थी, लेकिन इसके बजाय उसने और खून, गृह युद्ध और ऐसे सम्राट बुला लिए जिन्होंने सीजर को महज वार्म अप एक्ट बना दिया। पर्दा गिर गया, मगर दर्शक नहीं गए। वे सीक्वल देखने रुके रहे, क्योंकि रोम में ड्रामा की कभी कमी नहीं थी। सीजर के नाटकीय अंत के बाद रोम ठीक नहीं हुआ, वो सीधे कूद पड़ा। कौन दुनिया पर राज करना चाहता है कि अगले ऑडिशन में मंच पर जल्द ही 3 आदमी काबिज हुए जो एक शराब का घड़ा भी ठीक से साझा नहीं कर सकते थे। गणराज्य तो दूर की बात थी। ऑक्टेवियन, सीजर का बच्चे जैसा चेहरा वाला उत्तराधिकारी जिसके आकर्षण का स्तर टैक्स फॉर्म जैसा था। एंटनी, अनुभवी सेनापति जो खून खराबे को शराबी पार्टियों के साथ मिलाता था। और लेपिडस, जिसकी सबसे बड़ी कला थी बस जिंदा रहना। साथ मिलकर उन्होंने दूसरी त्रिमूर्ति बनाई, जिसका नाम तो शानदार लगा, लेकिन हकीकत में यह 3 बिल्लियों का एक कुर्सी साझा करने जैसा था। उनका गठबंधन स्थिरता का वादा करता था, लेकिन जल्दी ही दुश्मनों की हिट लिस्ट में बदल गया, जहां सीनेटरों के नाम ऐसे टांगे जाते जैसे कोई अवांछित विज्ञापन। फर्क सिर्फ इतना कि सज्जा स्पैम मेल नहीं, बल्कि सीधा सिर कलम थी। रोम ने सांस रोक ली, सोचता रहा कि ये तीनों उद्धारक हैं या कब्र खोदने वाले। स्पॉइलर, दोनों थे। यह असहज सत्ता साझेदारी सीजर के हथियारों से बदला लेने की भूमिका तैयार कर रही थी, और साथ ही अमीर लोग हर सुबह यह जांच रहे थे कि उनका नाम कहीं मौत की सूची में तो नहीं। फिलहाल गणराज्य बहाल नहीं हुआ, बस नए पैकेज में लौटा, जहां 3 टकराते अहंकार पंडोरा का युद्ध का डिब्बा बंद रखने के लिए जूझ रहे थे। जब ऑक्टेवियन और एंटनी आखिरकार फिलिप्पी में ब्रूट्स और कैसियस से भिड़ने निकले, रोम ने सामूहिक रूप से सांस रोक ली। ज्यादातर इसलिए क्योंकि आधे सीनेटर पहले ही मौत की सूची में थे। ब्रूट्स और कैसियस, जो खुद को गणराज्य के मुक्तिदाता समझते थे, ऐसे मंच पर उतरे जैसे अभिनेता जिन्हें यकीन था कि दर्शक उनकी तरफ है। लेकिन दर्शक यानी रोमन सेना को दर्शन शास्त्र से ज्यादा तनख्वाह और लूट पसंद थी। फिलिप्पी की लड़ाई एक दुखांत कॉमेडी की तरह खुली। एंटनी ने नाटकीय गुस्से के साथ हमला किया। ऑक्टेवियन ने अपने तंबू में बीमार होने का नाटक किया, एक कला जिसे वह सम्राट बनने पर और निखारता। और ब्रूट्स ने पहले जीत पाई, फिर जाना कि कैसियस घबराकर जल्दी ही खुद को मार चुका है। अंत में ब्रूट्स ने भी आत्महत्या चुनी, साबित करते हुए कि रोमन राजनीति की सबसे खराब नौकरी छोड़ने की नीति थी। ऑक्टेवियन और एंटनी के लिए खून से भीगा पर्दा गिर गया और गणराज्य के अंतिम रक्षक जीवन से ही मुक्त हो गए। वहीं रोम को एहसास हुआ कि सीजर की हत्या ने सीजरों की संख्या कम नहीं की, बल्कि बढ़ा दी। आजादी के तथाकथित चैंपियन मिट्टी में मुंह के बल गिरे पड़े थे, जबकि वे लोग जिन्होंने व्यवस्था का वादा किया था, लूट को ऐसे बांटने की तैयारी कर रहे थे जैसे वारिस दादी की चांदी के बर्तन पर झगड़ रहे हों। ब्रूट्स और कैसियस के हटने के बाद रोम ने शांति की उम्मीद की, लेकिन मिला एक रियलिटी शो, ऑक्टेवियन बनाम एंटनी। सीजर के बचे हुए 2 वारिस ऐसे झगड़ने लगे जैसे तलाकशुदा माता पिता यह तय कर रहे हों कि साम्राज्य की कस्टडी किसे मिलेगी। एंटनी रंगीन और नाटकीय पूर्व में क्लियोपेट्रा के साथ आराम पा रहा था और इतनी भव्य पार्टियां फेंक रहा था कि सीनेटर दांत पीसने लगे। दूसरी ओर ऑक्टेवियन ने रोम में पड़ोस का सीधा साधा लड़का वाली छवि को चमकाया, खुद को पारंपरिक मूल्यों का विनम्र रक्षक बताता रहा, जबकि चुपके से प्रचार फैलाता कि एंटनी तो रानी के साथ पीने में इतना व्यस्त है कि रोम की परवाह ही नहीं। लेपिडस तथाकथित त्रिमूर्ति का तीसरा पहिया जल्दी ही महत्वहीनता में गुम हो गया, जैसे बैंड का वह सदस्य जिसे कोई याद नहीं रखता। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, गठबंधन बुरी तरह टूट गया। एंटनी ने ऑक्टेवियन पर महत्वाकांक्षा का आरोप लगाया, ऑक्टेवियन ने एंटनी को गद्दार कहा और दोनों ने एक दूसरे को सीजर का सबसे नापसंद वारिस बताकर कोसा। रोम के नागरिक
जिन्हें स्थिरता का वादा किया गया था, अब विश्वासघात, ईर्ष्या और कीचड़ उछालने वाले धारावाहिक में फंसे थे। गणराज्य बहाल नहीं हुआ। ये दो ऐसे पुरुषों के बीच की अंतहीन अखाड़े की दुश्मनी में कैद हो गया, जिन्हें यह तय नहीं हो पा रहा था कि वे सत्ता से ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं। और इस तरह प्रतिद्वंद्विता का चरम एक्टियम में पहुंचा। एक नौसैनिक युद्ध जो टाइटन्स की भिड़ंत से कम और दुनिया के सबसे महंगे तलाक मुकदमे से ज्यादा लग रहा था। एक तरफ ऑक्टेवियन का बेड़ा था, उसके चालाक एडमिरल एग्रिप्पा द्वारा संचालित, जो सटीकता से चलता था, अनुशासित, कुशल और बोरिंग लेकिन घातक प्रभावी। दूसरी तरफ एंटनी और क्लियोपेट्रा भव्यता के साथ आए, सुनहरे पाल सूरज के नीचे चमकते हुए, मानो प्राचीन काल की सबसे शानदार जोड़ी की भूमिका के लिए ऑडिशन दे रहे हों। दुर्भाग्य से चमक आग के जहाजों को नहीं रोक सकती। जब एंटनी के जहाज जलने लगे और क्लियोपेट्रा अपना बेड़ा लेकर भाग गई, तो एंटनी ने संदिग्ध जीवन निर्णय लिया, उसके पीछे भागने का। उसके सैनिक हेलमेट खुजाते रह गए, विश्वास न कर पाने की हालत में। ऑक्टेवियन ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उसने प्रचार की लॉटरी जीत ली। एंटनी को एक आशिक मूर्ख के रूप में पेश किया, जिसने रोम को रोमांस के लिए बेच दिया। कभी महान जनरल अब पीली पत्रकारिता की हेडलाइन बन गया। एंटनी क्लियोपेट्रा के पीछे भागा, साम्राज्य खो दिया। एक्टियम का समुद्र एंटनी का अभिमान, क्लियोपेट्रा की शान और गणराज्य का अंतिम भ्रम निगल गया। ऑक्टेवियन शांत और आत्ममुग्ध ने युद्ध को नाटक बना दिया और एक्टियम उसका स्टैंडिंग ओवेशन था। एंटनी और क्लियोपेट्रा के तस्वीर से हटते ही रोम के मंच पर अब सिर्फ एक ही मुख्य अभिनेता बचा, ऑक्टेवियन। गणराज्य तकनीकी रूप से तो जिंदा था, लेकिन असल में यह अपने ही अंतिम संस्कार में खड़े किए गए शव जैसा लग रहा था। जो सीनेटर कभी स्वतंत्रता बचाने वाले हत्यारों के लिए ताली बजाते थे, अब वही एक युवा टोगा पहने आदमी के लिए तालियां बजा रहे थे, जिसने नियमों की किताब को ही फिर से लिख डाला था। ऑक्टेवियन ने खुद को राजा नहीं कहा, वह इतना चालाक था। उसने नया पद गढ़ा, ऑगस्टस, जिसका मतलब था महान व्यक्ति, लेकिन बिल्कुल भी राजा नहीं, आंख मारना। जनता उसे इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वह शांति लेकर आया था, और दशकों की गृह युद्ध के बाद रोमवासी तो गधे को भी ताज पहना देते अगर वह स्थिरता का वादा करता। मंदिरों, मूर्तियों और सिक्कों पर उसका नाम, चेहरा और उसकी अनिवार्यता की आभा थी। विडंबना यह कि सीजर को बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण मारा गया, जबकि उसका उत्तराधिकारी विनम्र दिखने का नाटक करते हुए पूरे गणराज्य को निगल गया। ऑक्टेवियन का राज्याभिषेक गड़गड़ाहट जैसा नहीं था। यह चालाक, सावधान और मखमली दस्ताने में लिपटा हुआ था। और इस तरह नए नाटक का पर्दा उठा। रोमन साम्राज्य, जिसमें मुख्य भूमिका थी ऑगस्टस की, वह आदमी जिसने रोम को जीत लिया बिना मंच साझा करने का नाटक किए। ऑगस्टस, वह आदमी जिसने रोम पर कब्जा कर लिया जबकि वह ऐसा करने का नाटक भी नहीं कर रहा था। अब उसके सामने अंतिम चुनौती थी, तानाशाह दिखे बिना शासन करना। उसका हल, एक राजनीतिक जादू टोना जो कोलोसियम में शोभा पाता। सतह पर उसने गणराज्य को पुनर्स्थापित किया। सीनेटर अब भी अपनी भारी भरकम टोगा पहनकर अंतहीन बहस करते रहे, लेकिन असलियत में हर बड़ा फैसला सीधा उसकी मेज तक पहुंचता था। सीनेट अब महज एक टॉक शो पैनल रह गया था, जिसकी मुख्य भूमिका तालियां बजाना था। करों को इतनी दक्षता से पुनर्गठित किया गया कि रोम युद्धों, जल सेतुओं और शायद ऑगस्टस के निजी महंगे वाइन तहखाने तक का खर्च उठा सकता था। उसने एक पेशेवर स्थायी सेना भी बनाई, क्योंकि शांति से बेहतर कुछ भी बयान नहीं करता जितना कि 28 सेना दस्ते जो असहमत लोगों को भोंकने के लिए तैयार खड़े हों। प्रांतों में ऐसे गवर्नर नियुक्त हुए जो या तो कम भ्रष्ट थे या कम से कम अधिक गुप्त। अनाज की आपूर्ति भी स्थिर कर दी गई ताकि हर बार रोटी खत्म होने पर दंगे न भड़कें। ऑगस्टस ने इस सब को स्थिरता, समृद्धि और नैतिक पुनर्जागरण के रूप में बेचा। चेहरे पर पड़ोस के सीधे साधे लड़के जैसी मुस्कान ली। सच्चाई में यह दयालु तानाशाही की मास्टर क्लास थी, जिसे मूर्तियों और मंदिरों से लपेटकर परोसा गया था। रोमवासियों ने इसे पैक्स रोमाना कहा, इतिहासकारों ने इसे प्रतिभा कहा, और ऑगस्टस, उसने शायद इसे बस मंगलवार कहा होगा। अब ऑगस्टस और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन रोम ने तय किया कि शांति अच्छी है,
लेकिन बिना विस्तार के साम्राज्य तो बस बहुत बड़ा खेत ही है। इसीलिए जब सीनेट तुच्छ बातों पर अंतहीन बहस में लगी थी, तब सेनाएं ऐसे मार्च कर रही थीं जैसे फतेह के घर घर घूमने वाले सेल्समैन हों। उत्तर में ब्रिटानिया को अचानक रोमन मेकओवर मिला। किले, सड़कें और कर सब मुफ्त, बस खून छोड़कर। पूर्व में साम्राज्य ने मध्य पूर्व में अपनी नाक घुसाई। यहूदिया से सीरिया तक हर जगह दुकानें खोल ली, मानो पूरी दुनिया उनका बूफे हो। राइन और डेन्यूब न केवल सीमाएं बने, बल्कि खेल का मैदान भी, जहां सैनिक ऐसे शिविर बनाते जो छोटे शहरों जैसे दिखते। विस्तार सिर्फ जमीन का मामला नहीं था, यह शेख ही बघारने का साधन था। हर नया प्रांत मतलब ज्यादा टैक्स, ज्यादा गुलाम और सम्राटों के लिए भव्य खेल आयोजित करने के और बहाने। विडंबना देखिए, पैक्स रोमाना यानी शांति दरअसल लगातार विदेशी युद्धों से बनी रहती थी। यह वैसा ही था जैसे कोई परिवार कहे हम शांति प्रिय हैं, जबकि उनके बच्चे हर वीकेंड पड़ोस में लड़ाई कर रहे हों। रोमनों के लिए यह नियति थी, उनके दुश्मनों के लिए बस मंगलवार, और उसके बाद सूली पर चढ़ा दिए जाना। साम्राज्य धुंधली इंग्लैंड से लेकर रेगिस्तानी रेत तक फैला था, संगमरमर, खून और इतनी प्रचार सामग्री में लिपटा कि सबको यह महान लगे। रोम सिर्फ जीतने के लिए नहीं था, वह ईंटों, खून और थोड़े से आर्किटेक्चरल घमंड से अपनी जीत दिखाने के लिए भी था। मिलिए कोलोसियम से, इतना विशाल स्टेडियम कि बाकी सभी अम्फीथिएटर पिछवाड़े की बारबेक्यू गड्ढी जैसे लगते थे। हजारों लोग चीखते चिल्लाते, जबकि शेर और ग्लैडिएटर एरिना की जमीन को जितना चाहे खून बहाव बुफे में बदल देते। इस बीच एक्वाडक्ट्स देहात में पत्थर के ढांचे जैसे फैल गए। पानी सीधे स्नानागारों तक ले जाते, जहां सीनेटर अपने पाप धोते। और हाँ, वो मशहूर रोमन सड़कें इतनी सीधी और टिकाऊ कि 2000 साल बाद भी कई अब तक इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि आधुनिक हाईवे एक बारिश के मौसम में ही टूट जाते हैं। असली जीनियस क्या था? ये सब प्रोजेक्ट्स संगमरमर और कंक्रीट में लिपटा हुआ प्रोपेगेंडा थे। देखो हमें, रोम चिल्लाता था, हम मनोरंजन के लिए लोगों को मार सकते हैं, खून साफ पानी से धो सकते हैं और फिर तुमसे पहले घर पहुंच सकते हैं। साम्राज्य ने अपनी दौलत और गुलामों की मेहनत इन स्मारकों में उड़ेल दी, ताकि हर नागरिक और दुश्मन समझ जाए, रोम सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि स्थायी है। और बेशक स्थायित्व वो मजाक है जो इतिहास बार बार सुनाता है, खासकर जब हर पत्थर की कृति अंततः सेल्फी स्टिक वाले पर्यटकों के लिए खंडहर बन जाती है। अगर कोलोसियम खून का मंच था, तो बाजार बेतुकापन का थिएटर था। सोचिए, सड़कें गूंज रही हैं, जहां विक्रेता ताजे जैतून की चिल्लाहट कर रहे हैं, और उसी समय कोई झेबकतरा दिन दहाड़े आपका बटुआ ले उड़ता है। गृहिणियां मछली की कीमतों पर ऐसे झगड़ती कि बृहस्पति भी जाग उठे, और दास इतने बड़े मटके ढोते मानो किसी कॉमेडी नाटक की प्रॉप्स हों। फिर थीं सार्वजनिक स्नान गृह, रोम का सोशल मीडिया। सीनेटर और बेकरी वाले साथ साथ डुबकियां लगाते, राजनीति पर गपशप करते और यह दिखावा करते कि किसकी सैंडल ज्यादा स्टाइलिश है। इस पर ध्यान नहीं। मनोरंजन, रथ दौड़ें जिनमें घोड़े किस्मत से भी तेज भागते और जुआरी अपनी दौलत उतनी ही तेजी से गंवाते जितनी जल्दी नशे में टोगा फिसल जाती। बच्चे हड्डियों से बने खिलौनों से खेलते, पासों का प्राचीन रूप, जबकि दार्शनिक सड़कों पर भटकते, सद्गुण पर बड़बड़ाते और गधे की लीद से सावधानी से बचते। रोम में रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं थी, वो था एक सर्कस बिना इंटरवल के। हर कोई अपनी भूमिका निभाता, अमीर दिखावा करते, गरीब तुरंत नाटक रचते, और शहर खुद लोहार की हथौड़ी की टंकार और दौड़ की भीड़ के शोर से तालियां बजाता। संक्षेप में, रोमन सामान्यता सामान्य से बहुत दूर थी, साम्राज्य के अराजक स्वर्ग का बस एक और दिन। रोम ने सिर्फ सेनाओं से नहीं जीता, उसने संस्कृति से भी जीता, और वह भी कोलोसियम से ज्यादा शोरगुल और नाटकीय ढंग से। सोचिए, वर्जिल एनिड सुनाते हुए ट्रॉय की फैन फिक्शन को रोम की आधिकारिक सोने से पहले की कहानी बना रहे हैं, जबकि ओविड को निर्वासित कर दिया गया क्योंकि उसने प्रेम गाइड लिख डाली जिसने ऑंगस्टस को शर्मिंदा कर दिया। थिएटर में मुखौटा लगाए अभिनेता इतनी जोर से त्रासदियां चिल्लाते कि लगता मानो बृहस्पति को डराने की कोशिश कर रहे हों। मूर्तिकार ऐसे संगमरमर की मूर्तियां तराशते कि देवता भी 2 बार पलकें झपकाएं। और फिर आए दार्शनिक,
स्टोइक लोग रोम की अफरा तफरी में शांति का उपदेश देते। साइनिक लोग बड़बड़ाते कि सब बेकार है, और एपिक्यूरियन धीरे से फुसफुसाते, पहले शराब, बाद में सवाल। ये विचारों का बुफे था, और हर रोमन अपनी हैंगओवर के हिसाब से चुनता। पुस्तकालयों में स्क्रॉल ऐसे ढेर हो जाते जैसे पपीरस पर स्टेरॉयड लिया हो, जबकि शराब खानों की दीवारों पर लिखी गई गालियां जनता का साहित्य बन जाती, छोटी, बदतमीज, लेकिन दिल से। कला, साहित्य और दर्शन रोम के असली हथियार बन गए, तलवारों से भी सूक्ष्म और व्यंग्य से भी ज्यादा तीखे। अगर पैक्स रोमाना शांति थी, तो उसकी संस्कृति पंचलाइन थी, शानदार याद दिलाती कि इंसान स्थिरता में भी ज्यादा सोचने, ज्यादा बोलने और ज्यादा ड्रामा करने से कभी नहीं रुकते। तीसरी सदी का तथाकथित रोमन साम्राज्य किसी महाशक्ति से कम और ज्यादा कौन अगला छुरा घोंपा जाएगा नामक रियलिटी शो जैसा दिखता था। राजनीतिक संकट एक खूनी खेल बन गया। सैनिकों ने समझ लिया कि असली नौकरी की सुरक्षा पैकेज उनकी तलवारें हैं, और सम्राट एक बार इस्तेमाल होने वाले एक्शन फिगर में बदल गए। एक हफ्ते सम्राट की ताजपोशी चमचमाती रस्मों के साथ होती, अगले हफ्ते वही टाइबर नदी में मुंह के बल तैरते मिलते। कुछ सम्राट तो इतने कम दिन जिए कि महल के बाथरूम का रास्ता भी याद नहीं कर पाए। सीनेटर सीधे चेहरे के साथ साल के 10वें प्रिय नेता को वफादारी की शपथ लेते रहे। हत्या इतनी आम हो गई थी कि यह लगभग रिज्यूमे की अनिवार्य योग्यता बन गई। कौशल, तलवारबाजी, पीठ में छुरा घोंपना, झरछकना। साम्राज्य शासित नहीं हो रहा था, यह तो बिना सेव पॉइंट वाला हिंसक वीडियो गेम की तरह स्पीड रन हो रहा था। इस लाशों के झूले ने रोम को चक्कर में डाल दिया, ये साबित करते हुए कि डर और खंजर से बंधा साम्राज्य नक्शे पर चाहे शानदार लगे, पर पर्दे के पीछे यह बस एक अराजक सर्कस था, जहां मसखरे हथियार बंद थे और मुख्य कार्यक्रम था हत्या। अगर राजनीतिक हत्याएं पहला एक्ट थीं, तो तीसरी सदी का रोमन अर्थतंत्र त्रासदी हास्य का एंकोर था। महंगाई ऐसे लगी जैसे कोई शराबी ग्लैडिएटर तलवार लहरा रहा हो। सिक्के इतने घटिया हो चुके थे कि चांदी से भरी थैली से मुश्किल से एक रोटी मिलती, और वह रोटी भी निराशा के स्वाद वाली होती। सरकार का समाधान, और पैसे छापो, क्योंकि स्थिर साम्राज्य कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी मुद्रा को चमकदार कन्फेटी बना दो। सैनिकों ने तय समय पर सम्राटों को छुरा घोंपते रहने के लिए ज्यादा तनख्वाह मांगी। किसान खेत छोड़ गए क्योंकि टैक्स फसल से महंगा था। बाजार सर्कस बन गए। व्यापारी बेहूदे दाम चिल्लाते, नागरिक मुर्गियों से सैंडल खरीदते, और कर वसूलने वाले रिश्वत को वैध करियर समझते। जिसने कभी महाद्वीपों में सड़कें बनाई, वही साम्राज्य अब अपने कर्ज के गड्ढे भी नहीं भर सका। आर्थिक पतन रोमन राजनीति की काली पंचलाइन बन गया। हत्यारे की तलवार से बच सकते थे, लेकिन पत्ता गोभी की कीमत से नहीं। आखिर में रोमन अर्थतंत्र कोई शक्तिशाली इंजन नहीं, बल्कि हाँफता हुआ गधा था, जो खाली थैलियों और खराब नीतियों के बोझ तले ढहता हुआ हर सांस के साथ साम्राज्य को तबाही की ओर खींच रहा था। मानो हत्याएं और महंगाई ही काफी न हो, रोम ने हर पड़ोसी से लड़ाई भी छेड़ ली। एक तरफ जर्मनिक कबीले ऐसे सीमा तोड़कर घुसे जैसे दावत में बुलाए बिना आ गए मेहमान, बस फर्क इतना कि वे शराब नहीं, कुल्हाड़े लाए। दूसरी तरफ सासानी वंश के फारसी तलवारें तेज कर रहे थे, तैयार थे कि रोमन सम्राटों को युद्ध भूमि की ट्रॉफी बना दें। कभी भूमध्य सागर का गुंडा रहा रोम अब थका हारा बूढ़ा पहलवान लग रहा था, जो फिर किसी बार की लड़ाई में लड़खड़ाते हुए घुस रहा हो। सैनिक पतले फैलाए गए थे, उन सीमाओं की रक्षा करते हुए जो टूटी हुई जल सेतु से भी तेज रिश्ती थीं। अभियानों ने खजाना खाली कर दिया, और सेनापति आपूर्ति को ऐसे संभाल रहे थे जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन भाले उछाल कर खेल दिखा रहा हो। कड़वा पंचलाइन, सम्राट चमचमाते कवच पहनकर निकले, लेकिन लौटे तो या तो कैदी बनकर, या फिर लौटे ही नहीं। हर विजय के साथ नया अपमान जुड़ा, जिससे रोम की जंगें गौरवशाली विजय नहीं, बल्कि तलवारों के साथ की त्रुटियों की कॉमेडी लगने लगी। तीसरी सदी के मध्य तक साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, बल्कि अपनी मृत्युलेख की पंचलाइन बनने से बचने के लिए लड़ रहा था। सालों तक सम्राट मक्खियों की तरह गिरते रहे, और सीमाएं रोमन दावत में नैतिकता से भी तेज ढहती रहीं, तो किसी को गंदगी साफ करनी ही थी। तब आए डायोक्लेशियन, सैनिक से बने सम्राट, जिन्होंने साम्राज्य को देखा, गहरी सांस ली और तय किया,
यह एक आदमी के लिए बहुत बड़ा है और शायद शापित भी। उनका हल, इसे आधा कर दो, जैसे बासी रोमन रोटी को काटते हैं। इस तरह साम्राज्य पूर्व और पश्चिम में बंट गया, हर तरफ अपना सम्राट। स्थिरता का दावा असल में अहंकार दोगुना करना था। और भी गड़बड़ी बढ़ाने के लिए डायोक्लेशियन ने कनिष्ठ सम्राट जोड़ दिए, जिससे सरकार एक नौकरशाही हाइड्रा बन गई। एक सिर काटो तो तीन उगाते। समर्थकों ने इसे प्रतिभा कहा, आलोचकों ने अति जटिल बकवास, और सैनिक सोचते रह गए कि युद्ध में जाने से पहले किसका नाम चिल्लाएं। फिर भी इस विभाजन ने अराजकता को थोड़ी देर के लिए रोका। हालांकि सबको पता था यह बस एक ग्लैडिएटर के भाले के घाव पर पट्टी चिपकाना था। पूर्व समृद्ध हुआ जबकि पश्चिम लगातार ठोकर खाता रहा, लेकिन कम से कम उस समय तक रोम दिखावा कर सकता था कि वह अपनी मृत्यु लेख के बीच तक नहीं पहुंच चुका। डायोक्लेशियन की नौकरशाही हाइड्रा वाली अजीबोगरीब प्रयोग के बाद रोम को बेहद जरूरत थी एक मजबूत हाथ की, और वो भी ऐसे आदमी का जिसे नाश्ते से पहले ही न मार दिया जाए। तब आए कॉन्स्टेंटाइन, एक जनरल जिसने प्रतिद्वंद्वियों को ऐसे ध्वस्त किया मानो वह आखिरी बचा सम्राट की भूमिका के लिए ऑडिशन दे रहा हो। उसका सबसे मशहूर करतब, युद्ध से पहले आसमान में क्रॉस देखने का दावा, और यह तय करना कि पुराने देवताओं की तुलना में ईसाई धर्म शायद ज्यादा सुरक्षित नाम है, क्योंकि पुराने देवता नौकरी की सुरक्षा में बुरी तरह फेल हो चुके थे। जीत हाथ में लेकर कॉन्स्टेंटाइन ने तय किया कि रोम शहर खुद बहुत गंदा, बहुत अराजक और मरे हुए सम्राटों के भूतों से भरा हुआ है। तो उसने राजधानी समेटी और पूर्व की ओर निकल पड़ा और बना दी कॉन्स्टेंटिनोपल, एक शहर जहां भौगोलिक स्थिति बेहतर थी, पाइपलाइन ताजा थी और संगमरमर के स्तंभों के पीछे छिपकर चाकू घोंपने की साजिश रचते सीनेटर भी कम थे। रोमनों ने इसे व्यावहारिक कहा, आलोचकों ने इसे स्टाइलिश भागना बताया, लेकिन किसी भी तरह उसकी चमचमाती नई राजधानी साम्राज्य का भविष्य का दिल बन गई, जबकि पुराना रोम भूली हुई रोटी की तरह टूटता बिखरता रहा। कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य को दूसरी जिंदगी दी, या कम से कम अगली अराजकता की बारी से पहले थोड़ा समय खरीद लिया। एक समय की पड़ोस की दबंग रोम अचानक उस दुबले बच्चे जैसी हो गई जिसे लंच मणि के लिए हिलाकर लूटा जाता है। जर्मनिक जनजातियां, गोथ, वैंडल और फ्रैंक साम्राज्य की तबाही वाले बूफे पर ऐसे कतार में खड़े हुए जैसे यह ओनल यू कैन ईट ढाने का स्पेशल हो। गोथों ने जंगलों पर कब्जा कर लिया, वैंडलों को भूमध्य सागर के तट पसंद आए, और फ्रैंकों ने गॉल में शालीनता से कहा, अगर बुरा ना मानो तो हम ले लें। फिर आए हूण, घोड़ों पर ऐसे टूट पड़े मानो कोई हेवी मेटल कॉन्सर्ट बुरी तरह बिगड़ गया हो। हर जनजाति बर्बर आक्रमणकारी से कम और अनचाहा मेहमान जो जाने से इनकार करे से ज्यादा लग रही थी। बस फर्क इतना कि ये मेहमान तलवारें लाए थे और फर्नीचर जला दिया। रोमन जनरल्स ने जोड़ तोड़ वाली कूटनीति, रिश्वत और कभी कभार युद्ध की कोशिश की, लेकिन यह ऐसा था जैसे भीगी चर्म पत्र से डूबते जहाज के छेद भरना। कभी लोहे जैसी अनुशासित रोमन सेनाएं अब थके हुए मॉल सुरक्षा गार्ड जैसी लग रही थीं, भगदड़ रोकने में असमर्थ। और जबकि रोम अब भी दिखावा करता रहा कि वह काबू में है, सबको सच्चाई पता थी। बर्बर अब दरवाजा नहीं खटखटा रहे थे, वे अंदर आ चुके थे, घर को नया सजाया और अब किराया वसूल रहे थे। 410 ईस्वी में रोम, जो कभी शाश्वत नगर कहलाता था, एक बर्बर जन्मदिन पार्टी में पिनाटा की तरह तोड़ा गया। अलारिक के नेतृत्व में विसिगोथ ऐसे दरवाजों से अंदर चले आए मानो निमंत्रण मिला हो, और साम्राज्य की रक्षा ढह गई जैसे कोई घटिया बना मंच। जो नागरिक कभी रोम की श्रेष्ठता पर इतराते थे, उन्होंने देखा कि उनका चांदी का सामान, मूर्तियां, यहां तक कि पवित्र अवशेष भी सस्ते स्मृति चिन्हों की तरह लूट लिए गए। 3 दिनों तक विसिगोथों ने लूटा, तोड़ा और आग व अराजकता से शहर का रीडेकोरेशन किया। सीनेट हाथ मलती रही, जनरल गायब हो गए और जनता ने जाना कि इतिहास के जूते तले दबना कैसा लगता है। विडंबना यह थी कि विजेताओं को रोम रखना भी नहीं था, उन्हें चाहिए था खाना, सोना और थोड़ी बदला। खुद अलारिक भी किसी विध्वंसक से ज्यादा नाराज मेहमान लगे जो बेहतर सेवा की मांग कर रहा हो। लेकिन मानसिक आघात अपार था। महान साम्राज्य जिसने कभी दुनिया को कंपा दिया था, अब अपनी राजधानी को नंगा होते देख रहा था, जैसे कोई थिएटर शो खत्म होने के बाद उजाड़ छोड़ दिया गया हो। संदेश साफ था,
रोम शाश्वत नहीं था, बस ध्वस्त होने में देर हो गई थी। अगर रोम को लगता था कि विसिगोथों द्वारा लूटना सबसे बड़ी बेइज्जती थी, तो अटिला ने आकर साबित कर दिया कि दुखों की भी सीक्वल होती है। ईश्वर का कोड़ा कहलाने वाला अटिला उतना ही आकर्षक था जितना एक हैंगओवर, और उसकी बातचीत की शैली घुड़सवार सेना वाले किसी साहूकार जैसी थी। उसकी भीड़ें यूरोप में गड़गड़ाहट की तरह दौड़ती और सुरक्षा टैक्स की तरह श्रद्धांजलि मांगती। पैसे दो तो शायद तुम्हारा शहर सिर्फ हाथ पांव खोएगा, मना करो तो खून धुएं, हड्डियों और घोड़े की लीद से तुम्हारा नजारा नया बना देंगे। रोमी राजदूत सैंडल में कांपते हुए प्रार्थनाएं बुदबुदाते और अटिला को खुश रखने के लिए सोने से भरी गाड़ियां पेश करते, मगर वह पूरी तरह गैर वाजिब भी नहीं था। शाही दावतें, आलीशान टेंट उसे पसंद थे, और अगर रिश्वत मोटी हो तो कभी कभी शहर को बख्श भी देता। एक समय का मैदान का गुंडा रोम अब और भी खतरनाक बच्चे को अपना टिफिन पैसा दे रहा था। असली पंचलाइन, अटिला को रोम जीतने की जरूरत भी नहीं थी। उसका साया ही साम्राज्य के ढहते येल्प पेज पर खराब रिव्यू जैसा था, सबको याद दिलाता हुआ कि शाश्वत नगर की शान अब सिर्फ बर्बर मकान मालिक से हताश सौदेबाजी तक सिमट गई थी। 469 ईस्वी में रोम ने आखिरकार अपनी त्रासदी हास्य नाटक का पर्दा गिरा दिया। पश्चिम का अंतिम सम्राट रोमुलस ओगस्टुलस, नाम से तो बड़ा दमदार लगता था, रोम के पौराणिक संस्थापक और महानतम सम्राट का नाम जोड़कर, लेकिन हकीकत वह एक किशोर था जिसकी हैसियत बस एक अस्थायी शिक्षक जितनी थी। तभी आए ओडोएकर, एक जर्मनिक जनरल जिसे लगा कि साम्राज्य में अब कोई ट्विस्ट नहीं बचा। वह महल में गया, शालीनता से रोमुलस को बताया कि शो खत्म हो गया है और उसे पेंशन के साथ जल्दी रिटायर कर दिया। न कोई आखिरी वीरतापूर्ण लड़ाई, न कोई जलती हुई भाषणबाजी, बस रोम ने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। महाद्वीपों में फैला साम्राज्य धमाके से नहीं, बल्कि कागजी काम से खत्म हुआ, जैसे शेर धीरे धीरे पालतू बिल्ली बन जाए। विडंबना क्रूर थी। सदियों की विजय, खून की नदियां और अंतहीन प्रचार सब एक आदमी के बस कहने से ढह गए। इतिहासकार इसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन कहते हैं, लेकिन बचे हुए रोमियों के लिए यह तो बस एक और मंगलवार था। रोम उस दिन राख नहीं हुआ, बस मकान मालिक बदला, सम्राटों से बर्बर राजाओं तक। और महान रोमुलस ओगस्टुलस वह इतिहास का सबसे कम डरावना क्विज का जवाब बन गया। और इस तरह रोमुलस ओगस्टुलस को मन से हटाए जाने के साथ ही पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर पर्दा गिर गया। इतिहासकार इस क्षण को अक्सर गंभीरता से वर्णित करते हैं, मानो पूरी दुनिया दो हिस्सों में टूट गई हो। लेकिन उस समय जी रहे लोगों के लिए यह पतन ईश्वरीय दंड नहीं, बल्कि एक घटिया मकान मालिक का आखिरकार बेदखल होना था। रोम की भव्यता रातों रात गायब नहीं हुई, ये धीरे धीरे किलों, सामंती प्रभुओं और नए लहजों में करों की शिकायत करने वाले किसानों में बदल गई। मध्य युग कोई पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि रोम की अजीब आफ्टर पार्टी थी, जहां सब टोगा की जगह जंजीरी कवच पहनकर आए। इतिहास की कलम से विडंबना टपक रही थी। एक सभ्यता जो खुद को शाश्वत महिमा का प्रतीक मानती थी, उसका अंत एक किशोर की नौकरी छीनने से हुआ। और तथाकथित डार्क एजेस असल में एक रीब्रांडिंग एक्सरसाइज थी। रोम का पतन सभ्यता का अंत नहीं, बल्कि परिधान बदलने जैसा था। सीनेटर बिशप बन गए, सेना भाड़े के सैनिक बन गई, और सम्राट ऐसे मध्ययुगीन राजा बन गए जिन्हें लगा ताज में जितनी नोकें हों उतना बेहतर। सदियां बीतते बीतते रोम के खंडहर पर्यटक आकर्षण बन गए, और इसकी विरासत यूरोप को ऐसे सताने लगी जैसे कोई सेलिब्रिटी भूत जो हर ऐतिहासिक तस्वीर में जबरदस्ती घुस आता हो। साम्राज्य मर गया, लेकिन उसकी आत्मा इतिहास के हर अध्याय में फोटोबॉम्ब करती रही। रोम भले ही शानदार तरीके से ढह गया हो, लेकिन उसके कानून मरने से इनकार कर बैठे, जैसे वह चाचा जो हर पारिवारिक दावत में घुस आता है, चाहे आप निमंत्रण कितनी भी बार छुपाएं। सदियों तक सीनेट की बहसों और शाही फरमानों से चमकाए गए रोमन कानून पश्चिमी कानूनी प्रणालियों का ढांचा बन गए। संपत्ति अधिकार, अनुबंध, नागरिकता सब रोमन मुहर से लैस थे, वकीलों के घंटे के हिसाब से फीस लेने से बहुत पहले। विडंबना यह है कि वही साम्राज्य जो अपने सम्राटों को कुछ वर्षों तक भी जिंदा नहीं रख पाया, उसने उत्तराधिकार के नियम बना दिए जो आज तक हमारा पीछा कर रहे हैं। जूरी ट्रायल नहीं,
रोमन एक सख्त चेहरे वाले अकेले जज को पसंद करते थे। कानून के सामने समानता, सिद्धांत में हां, लेकिन व्यवहार में सीनेटर और दास एक ही वजन वर्ग में नहीं आते थे। फिर भी इस पाखंड के बावजूद रोमन कानून के सिद्धांत सेना से भी आगे फैल गए। मध्यकालीन राज्यों के कानून में बदलकर बाद में आधुनिक संविधान को प्रेरित किया। हर बार जब आधुनिक अदालत में हथौड़ा बजता है तो ऐसा लगता है मानो कोई रोमन मजिस्ट्रेट अपनी कब्र से हंसते हुए कह रहा हो, देखा, हम भले ही बर्बरों से हार गए, लेकिन कम से कम तुम्हें कागजात तो दिए। अगर रोमन कानून साम्राज्य का कागजी काम था, तो रोमन वास्तुकला उसका शेख ही बाज इंस्टाग्राम फीड था। बस पत्थर में, फिल्टर में नहीं। घाटियों पर जादुई स्ट्रॉ की तरह पानी ले जाने वाले एक्वाडक्ट से लेकर उस एम्फी थिएटर तक जहां लोग इतिहास के सबसे खूनी रियलिटी टीवी ग्लैडिएटर लड़ाइयां देखते थे, रोमन असली मास्टर बिल्डर थे। उनका गुप्त हथियार कंक्रीट। जब बाकी लोग पत्थर जोड़ रहे थे, रोम प्राचीन सुपर ग्लू उड़ेल रहा था। पुल, गुंबद, स्नानागार और वो सड़कें जो इतनी जिद्दी थीं कि आज भी गाड़ियां उन पर दौड़ रही हैं। रोम ने हमेशा के लिए इंजीनियरिंग की। विडंबना यह है कि जो साम्राज्य बर्बर आक्रमणों से नहीं बच पाया, उसने ऐसी इमारतें छोड़ दी जो आक्रमणकारियों और सम्राटों दोनों से ज्यादा चलीं। कोलोसियम आज टूटी फूटी डोनट जैसा दिख सकता है, लेकिन अब भी उन आधुनिक स्टेडियमों से मजबूत खड़ा है जो मुश्किल से एक वर्ल्ड कप झेल पाते हैं। रोमन मेहराब और गुंबद, कैथेड्रल, महल और यहां तक कि वॉशिंगटन डीसी की स्थापत्य डीएनए बन गए। तो अगली बार जब आप गुंबददार छत के नीचे चलें या सीधी सड़क पर ट्रैफिक को कोसें, रोम को धन्यवाद दीजिए या गाली। मजाक यही है, साम्राज्य ढह गया, लेकिन उसकी इमारतें अब भी हमें चिढ़ाती हैं। अंदाजा लगाओ, असली अमर कौन है? अगर रोमन वास्तुकला साम्राज्य की सेल्फी थी, तो लैटिन उसकी वॉइस नोट थी, जो कभी बंद नहीं हुई। यह पैदा हुई थी टोगा पहने, बहस करते सीनेटरों और युद्ध भूमि पर गाली बकते सैनिकों की जुबान के रूप में। लेकिन जब रोम ढहा, तो इसने सभ्य तरीके से मरने से इनकार कर दिया। इसके बजाय यह जिद्दी वायरस की तरह म्यूटेट होकर स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, पुर्तगाली और रोमेनियन बनी। 5 बच्चे जो अलग लहजों में बड़े हुए, लेकिन पारिवारिक मिलन में एक दूसरे जैसे लगते हैं। यहां तक कि अंग्रेजी, जो खुद को अनोखा दिखाने का नाटक करती है, ने भी आधा शब्दकोश ऐसे उधार लिया जैसे कंगाल रूममेट लैटिन के फ्रिज को लूट रहा हो। विडंबना यह है कि जहां सम्राट भुला दिए गए, वहीं एटसेट्रा और स्टेटस क्वो जैसे जुमले अब भी ऑफिस ईमेल में जीवित हैं। कैथोलिक चर्च ने भी लैटिन को पवित्र पासवर्ड की तरह गाकर जिंदा रखा, बहुत बाद तक जब रोमन टैक्स देना छोड़ चुके थे। साम्राज्य मिट गया, लेकिन उसकी भाषा हर कानून की किताब, प्रेम कविता और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में घुसपैठ कर गई। अगली बार जब डॉक्टर आपकी पर्ची पर लैटिन में कुछ खर्राटे मारे, याद रखिए, यह जादू नहीं, रोम का कान में फुसफुसाना है। अब भी जिंदा हूं, बेवकूफ। मजाक यही है, रोम ने जमीन खोदी, लेकिन अमर हो गया तुम्हारे मुंह से निकलते शब्दों में। अगर लैटिन रोम की भूतिया आवाज थी, तो कैथोलिक धर्म उसकी अमर थिएटर मंडली थी, धूप और लैटिन भजन लेकर पूरी दुनिया में टूर करती हुई। जब साम्राज्य की दीवारें गिरीं, तो ईसाई धर्म ने सिर्फ जीवित रहकर संतोष नहीं किया, उसने वेटिकन में मुख्यालय खोल डाला, जैसे किसी ने साम्राज्य की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो। बिशप पुराने रोमन फैशन, लंबे चौघे और सुनहरी आभूषण में घूमते थे, और पोप ने मूल रूप से सम्राट की जगह ले ली, बस टोपी और भी बड़ी हो गई। चर्च वहीं खड़े हुए जहां कभी मंदिर थे, और खंभों को सेकंड हैंड आइकिया फर्नीचर की तरह रिसाइकल किया गया। पटकथा सीधी रोमन अनुशासन से, पदानुक्रम, रस्में और आदेश की जंजीर जिसने सेंचुरियन को गर्वित कर दिया। विडंबना यह थी कि वही साम्राज्य जो ईसाइयों को कभी सूली पर चढ़ाता था, अब उसी सूली पर अपनी पहचान टिका रहा था। पूरे मध्य युग में कैथोलिक चर्च ने रोम के भूतिया मकान मालिक जैसा व्यवहार किया, करों की जगह दशमांश वसूला, क्रूसेडर नाम की सेनाओं को चलाया और मुक्ति ऐसे बांटी जैसे कोई बाबू पासपोर्ट पर मोहर लगा रहा हो। मजाक यही है, रोम की सरकार ढह गई, लेकिन उसका धर्म इतिहास का सबसे बड़ा रीब्रांड बन गया। सीजर को पोप में, देवताओं को संतों में बदलकर भी दुनिया को अब भी रोम की धुन पर नचाता रहा।
रोम 476 में भले ही ढह गया हो, लेकिन सच कहें तो उसने मंच कभी नहीं छोड़ा, सिर्फ शैली बदल ली। आज रोम की विरासत हर जगह है, मनोरंजन और राजनीति के भेष में। हॉलीवुड रोमनों पर फिदा है। बेबी ऑयल में चमकते ग्लैडिएटर, स्लो मोशन में चिल्लाते सम्राट और सीनेटर जो ऑस्कर जैसी टाइमिंग से एक दूसरे को छुरा घोंपते हैं। हर बार जब आप तलवार और सैंडल वाली फिल्म देखते हैं तो असल में आप सीजर के पीआर अभियान को दान दे रहे होते हैं। राजनीति वही कहानी। नेता अब भी सिसरो को उद्धृत करते हैं जैसे कुछ लैटिन शब्द गिराने से वे गहरे लगेंगे, और संसदें अभी भी टोगा को छोड़कर संदिग्ध रूप से सीनेट जैसी दिखती हैं। यहां तक कि गणराज्य का विचार भी थके हुए सुपर हीरो फ्रेंचाइज की तरह बार बार रिबूट होता है। विडंबना स्वादिष्ट है। रोम जो कभी बर्बरों से गिर गया था, अब मार्वल स्टाइल फिल्मों, किसी को न समझ आने वाली हाई स्कूल लैटिन क्लासों और राजनीतिक भाषणों में जिंदा है जो गूढ़ होने का नाटक करते हैं, लेकिन लिबी के खराब अनुवाद जैसे लगते हैं। साम्राज्य मर गया होगा, लेकिन उसका भूत वर्कहॉलिक है, नेटफ्लिक्स, पाठ्य पुस्तकों और हर चुनावी नारे में भटकता हुआ। रोम ने दुनिया को सिर्फ एक बार नहीं जीता, वह अब भी जीत रहा है, एक बेकार हॉलीवुड महाकाव्य और एक राजनेता के लैटिन मजाक के जरिए।